अदिति हॉस्पिटल में एक मीटिंग में थी जहां अग्रिमा की मां संचिता जी की रिपोर्ट डॉक्टर की टेबल पर पड़ी थी और सब डॉक्टर ये डिसाइड कर रहे थे कि ऑपरेशन आज ही करना पड़ेगा। रिपोर्ट में कुछ पैरामीटर्स काफ़ी खराब स्थिति में थे, इसलिए डॉक्टर के कहने पर अदिति ने सब अग्रिमा को बताया तो उसने बेसब्री की इंतहा की अनुभूति से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। तकरीबन 1 घंटे के फ़ोन पर सब स्थिति समझने के बाद उसने ऑपरेशन के लिए हाँ भर दी और फ़ोन करके सब कुछ अपने दादाजी और पापा जी को बता दिया। जब तक सब कुछ सेटल हुआ तो उसने खिड़की से देखा कि बाहर हल्दी की तैयारियां हो चुकी है और कुछ मेहमान तो आने भी लगे हैं। वो खुद भी उठकर वॉशरूम चली गई और हल्दी के लिए तैयार हो गई। उसका मन पहले ही अर्जुन को लेकर खराब था और अब उसकी माँ की हालत जानकर उसकी उदासी और भी ज़्यादा बढ़ गई। तैयार होकर उसने भगवान का ध्यान करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और अपनी माँ की सेहत के लिए प्रार्थना की। फिर उसने अपना फ़ोन उठाकर देखा तो उसमें कुछ देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। दरअसल वो काफ़ी दिन से एक कंपनी की सीईओ से मिलने की कोशिश में थी और उस कंपनी के साथ एक डील वो कबीर को शादी में गिफ्ट करना चाहती थी। कबीर भी बहुत कोशिश में था पर अपनी शादी पक्की होने के बाद वो व्यस्त हो गया था और ये सब उसने कुछ दिन के लिए साइड में रख दिया था। आज उस कंपनी के सीईओ ने उसकी मीटिंग फाइनल हो गई तो अग्रिमा को थोड़ी खुशी हुई। अब इसके लिए उसे एक और स्टाफ की मदद चाहिए थी तो उसे संदीप वर्मा इस काम के लिए परफेक्ट लगा। वो उससे मिलने के लिए बाहर जाने लगी। जाने से पहले उसने खुद को एक बार आईने में देखा तो सब सही था, बस उसके चेहरे की रौनक को छोड़कर श्रृंगार को तो उसने जीवन का हिस्सा कभी बनाया ही नहीं था। ना पति का नाम उसका था और ना ही पति के नाम का श्रृंगार। कमरे से निकलकर वो सीधा प्रेरणा के पास गई जो अपनी हल्दी के लिए तैयार हो रही थी। उसने कुछ देर तक प्रेरणा से बातें की। फिर अर्जुन की मॉम और बुआ प्रेरणा से मिलने आई तो अग्रिमा प्रेरणा को बाद में मिलने का बोलकर वहां से चली गई। प्रेरणा ने उसे रोकना चाहा पर उसने कुछ काम का बहाना बनाया और चली गई। संदीप को उसने फ़ोन ट्राई किया तो वो नॉट रीचेबल आ रहा था। उसे लॉन में कई सारे एम्प्लॉयज़ नज़र आए तो वो उनकी ओर जाने लगी, लेकिन उसके कदम थम गए जब उसकी नज़र सामने से एक साथ आ रहे अर्जुन और नितिशा पर पड़ी। अर्जुन अपने फ़ोन कॉल की वजह से थोड़ा पीछे रह गया था। अग्रिमा कुछ सेकंड के लिए रुकी, लेकिन फिर वो अपने ग्लीज के पास गई जहां संदीप भी बस अभी आया ही था। अग्रिमा ने उसे कुछ ज़रूरी बात करने का बोलकर एक तरफ बुलाया और उसी वक्त अर्जुन की नज़र अग्रिमा पर पड़ी। पीले रंग के अनारकली सूट और नारंगी दुपट्टे के साथ वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। अपने कमर तक के लंबे बालों की चोटी गूंथकर उसने अपने बाएं कंधे से आगे की तरफ डाल रखी थी। दोनों हाथों में कांच के दो कड़े और दाईं कलाई पर एक सफ़ेद रंग का बैंड, जिसे देखकर अर्जुन ने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये बैंड उसके टैटू को छुपाने के लिए था। हथेली पर पट्टी अभी भी थी पर माथे की पट्टी हटाकर उसने बैंड ऐसे लगा ली थी अर्जुन की नज़रें अग्रिमा पर ही हरी हुई थी जो उन नज़रों से अनजान अपने फ़ोन में संदीप वर्मा को कुछ दिखा रही थी। दोनों काफ़ी खुश लग रहे थे और ये अर्जुन के गुस्से को भड़काने के लिए काफ़ी था। वाइट शर्ट और लाइट ब्लू जीन्स के साथ कैजुअल से लुक में वो बहुत ही स्मार्ट लग रहा था और उस पर 4 चांद लग रहा था उसका गुस्से से लबरेज चेहरा। अग्रिमा ने संदीप को अपने साथ जाने को राजी कर लिया था। संदीप की भी एक मेहनती एम्प्लॉय था जो अपने साथ साथ कंपनी का भी भला सोचता था और वो भी जानता था कि इस डील से बेहतर कोई गिफ्ट कबीर के लिए हो ही नहीं सकता। अग्रिमा ने उसे 1 घंटे बाद चलने को कहा और तब तक फंक्शन एंजॉय करने की सलाह दी। संदीप के वहाँ से जाने के बाद जैसे ही अग्रिमा भी वहाँ से जाने लगी तभी कबीर वहाँ आ गया और अग्रिमा से बात करने लगा। अर्जुन भी कबीर के पास चला गया, या यूँ कहे कि जानबूझकर कबीर के पास गया क्योंकि अग्रिमा भी वहीं खड़ी थी। कबीर अर्जुन को देखकर मजाकिया लहजे में बोला, भाई इतना स्मार्ट भी मत दिख, लोगों का ध्यान दूल्हे पर कम और तेरे ऊपर ज़्यादा है। अर्जुन मुस्कुरा दिया और बोला, मुझ पर ज़्यादा ध्यान देने के नुकसान भी बहुत हैं, ये शायद सबको पता नहीं है। अग्रिमा चुपचाप वहाँ खड़ी थी। उसने कुछ न कहते हुए अपना ध्यान फ़ोन पर लगा लिया।
कबीर को देखकर कुछ लोग उससे मिलने आ गए तो अग्रिमा को मौका मिल गया वहाँ से निकलने का। वो एक्सक्यूज मी बोलकर वहाँ से जाने लगी तो अपने बिल्कुल सामने अर्जुन को देखकर उसके कदम ठिठक गए। अर्जुन अग्रिमा को अपनी गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, मेरी शादी की सिर्फ खबर सुनकर अपना एक्सीडेंट करवा लिया और जब ये शादी सच में होगी तब। अग्रिमा ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी नज़र उठाई और अर्जुन को देखते हुए कहा, तब भी मैं वही करूँगी जो आज तक करती आई हूँ, आपकी खुशियों के लिए प्रार्थना। अंजू व्यंग से हंस दिया और बोला, कल शाम को तो बड़े डायलॉग बोल रही थी, मुझे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं एंड ऑल, और अब मेरे लिए प्रार्थना। अग्रिमा ने अर्जुन को एक तरफ चलने का इशारा करते हुए धीमे से कहा, थोड़ा साइड में जाकर बात करें, मेरे सब पुलिस का ध्यान यहीं है और कुछ लोग आसपास भी हैं। अर्जुन अग्रिमा के साथ एक तरफ आ गया तो अग्रिमा ने आराम से कहा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद को आपके पास गिरवी रख दूंगी, और वैसे भी आप जैसे जेंटलमैन को यह शोभा नहीं देता कि आप किसी लड़की से इस तरह से बात करें, फिर वो चाहे आपकी अनचाही पत्नी ही क्यों न हो। अर्जुन ने अग्रिमा की बात सुनकर इस बात गुस्से की वजह शांति से काम लिया और बोला, तुम्हें क्या लगता है मेरा ऐसा रिएक्शन क्यों है? अग्रिमा ने एक पल सोचकर कहा, ये तो मुझे नहीं पता कि आपका ऐसा रिएक्शन क्यों है, पर मैं ये कह सकती हूँ कि ये रिएक्शन शायद सिर्फ मेरे लिए था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मेरी जगह कोई और लड़की अग्रिमा होती तो शायद आपका रिएक्शन कुछ और होता। अर्जुन हैरान था अग्रिमा की बात सुनकर। उसने अग्रिमा और सनशाइन के साथ अपनी पुरानी सारी मुलाकातें और बातें याद की तो उसे ध्यान आया कि हर बार वो बिना कुछ कहे ही उसकी सारी बात समझ जाती थी, और आज भी उसने बिना अर्जुन के कुछ कहे उसका मन पढ़ लिया था। अर्जुन बिना अपनी नज़र हटाए अग्रिमा को देखता रहा तो अग्रिमा ने उससे कहा, सर, अगर आप सिर्फ गुस्से में हैं या मेरी वजह से शादी का फैसला कर रहे हैं तो प्लीज़ रहने दीजिए, शादी कोई एक दिन का रिश्ता नहीं है। अग्रिमा की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अथर्व ने उन दोनों के पास आते हुए कहा, कल से इसे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अर्जुन ने अथर्व को देखा तो उसे महसूस हुआ कि अग्रिमा और अथर्व की बातों में उसके लिए एक जैसी ही फिक्र है। दोनों समझ रहे थे कि निश्चिच्छा से शादी का फैसला उसने गुस्से में लिया है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। अथर्व ने अग्रिमा को देखते हुए सहजता से कहा, मेरी बात तो इसे इस बार समझ नहीं आ रही, आप एक बार कोशिश करके देख लीजिए, शायद कुंज की छुट्टियों की तरह ये आपकी बात इस बार भी मान जाए। अग्रिमा ने थोड़े संयम के साथ अथर्व से पूछा, और आपको आपके भाई की तरह ऐसा तो नहीं लगता कि इनके शादी के फैसले को बदलने के पीछे मेरा अपना स्वार्थ नहीं है? अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, जितने अच्छे से ये बिजनेस को समझता है उतने अच्छे से मैं इंसानों को समझ लेता हूँ, और इतना तो समझ ही गया हूँ कि आप स्वार्थी नहीं हैं। अथर्व की बातों की सच्चाई से अग्रिमा का दिल खुश हो गया। कोई तो है जो उसे गलत नहीं समझता। उसने अपनी मुस्कान से ही अथर्व का आभार प्रकट किया तो अथर्व वहाँ से चला गया। अर्जुन उन दोनों के आपस में के वार्तालाप से ये जान गया था कि दोनों का नेचर और उनके विचार लगभग एक जैसे ही हैं। उसे याद आया, वो हमेशा अथर्व से कहता था उसकी शादी किसी ऐसी लड़की से होनी चाहिए जिसका नेचर अथर्व जैसा हो। एक बार उसने अग्रिमा से बात करते हुए कहा था कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो अथर्व से बात कर रहा हो। अग्रिमा ने अथर्व के जाने के बाद अर्जुन से सारी गलतफहमियां दूर करने के मकसद से कहा, मैंने कभी भी आपके सामने अच्छा बनने की या आपके परिवार का दिल जीतने की कोई स्पेशल कोशिश नहीं की। इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है, पर अगर मुझे आपकी ज़िंदगी में शामिल होना ही होता तो मैं पंचायत वाले दिन खुद मना नहीं करती और ना ही अपनी पहचान छुपाती। अर्जुन आज आराम से अग्रिमा की बात सुन रहा था तो अग्रिमा ने उससे पूछा, आपको कब पता चला हमारी शादी मेरे बारे में? मैं वो बोलने में हिचकिचा रही थी। अर्जुन अग्रिमा की हिचकिचाहट देखकर गिल्टी फील कर रहा था कि वो खुद भी की शादी का जिक्र भी नहीं कर पा रही थी, यहाँ तक कि अर्जुन के सामने भी नहीं। अर्जुन ने अपनी नज़रें अग्रिमा से हटाकर मेहमानों पर कर ली, क्योंकि अग्रिमा को इस तरह देखना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था।
उसे लग रहा था कि वो अपनी भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा न कर दे जो उसे नहीं करना चाहिए। वैसे भी उसकी नज़रें बार बार अग्रिमा की भावों के बीच सजे उस कुमकुम के छोटे से टीके पर अटक रही थी। अग्रिमा ने जवाब की उम्मीद में एक बार फिर अर्जुन की ओर देखा तो अर्जुन ने उसकी नज़रें खुद पर महसूस करके उसकी ओर बिना देखे ही जवाब दिया। पंचायत वाले दिन से कुछ 4-5 महीने पहले अग्रिमा ने अपने इधर उधर देखा। जब उसे तसल्ली हो गई कि उन दोनों की बात सुन नहीं सकता तो उसने खोए से अंदाज में अर्जुन से कहा, मुझे यह सब बचपन से पता था। घरवालों से पहले दुनिया ने बता दिया था कि मेरी शादी किसी अर्जुन नाम के लड़के से हो चुकी है। उस वक्त शादी का मतलब तो पता नहीं था, पर बाल विवाह हरियाणा में कोई ज़्यादा हैरानी की बात नहीं थी। जब टीनेज में आई तो दादाजी ने सब पता चला। अपने चाचा के बारे में, अपनी बुआ के बारे में, शादी के बारे में। दादाजी ने समझाया कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है। आप लोग मुझे अपनाए हो सकता है न अपनाए, या अगर पंचायत के दबाव में आकर अपना भी लिया तो हो सकता है आपकी बुआ के साथ वह जुर्म बदला मुझसे लिया जाए। उन्होंने मुझे हर पहलू के वाकिफ करवा दिया। तो जो मेरा भविष्य हो सकता था, तो जो जिंदगी में आज जी रही हूँ, इसका इंटरव्यू मुझे पहले से था। मुझे आज भी याद है जब पहली बार आपने अपनी यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट में गोल्ड मेडल जीता था तो आपकी फ़ोटो अखबार के पहले पन्ने पर आई थी। मेरे साथ की लड़कियों ने फ़ोटो देखते ही मुझसे एक ही बात पूछी थी, अम्मू तुझे लगता है कि अर्जुन प्रताप सिंह तेरे साथ हुई उस शादी को मानेगा? और जवाब उन सब की नज़रों के साथ साथ मेरे दिमाग में साफ था, मेरा और आपका कोई मेल नहीं है। ये मैं तब भी जानती थी और आज भी जानती हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप मेरे लिए चांद जैसे हैं जिसे मैं सिर्फ देख सकती हूँ, और यकीन मानिए मैं इसी में खुश हूँ। और मेरा ये सब बताने का भी सिर्फ इतना ही मकसद है कि आप मुझे गलत मत समझिए। मेरे मन में कोई लालच या स्वार्थ नहीं और ना ही मैंने कोई प्लानिंग की है। जब हॉस्पिटल में आपसे और आपके भाई से पहली बार मिली थी तो उस वक्त खुद को यकीन दिलाने में ही वक्त लग गया था कि आप मेरे सामने हैं। मैं तो वीडियो आपके असिस्टेंट को देकर चली गई थी, पर उन्होंने ये कहकर रोक लिया कि अगर मैं आपसे नहीं मिली तो आप उन्हें नौकरी से निकाल देंगे। अगले दिन पुलिस स्टेशन और फिर मंदिर में। हर बार ये सिर्फ इत्तेफाक ही था और मुझे कहीं न कहीं ये भी लगता था कि शायद आप मेरे बारे में कुछ जानना ही नहीं चाहते हैं। फिर जब आपने मुझसे फ़ोन पर बात की तो आपने बताया कि आपको कोई लड़की पसंद है, तो मैंने आपको अपनी पहचान नहीं बताई क्योंकि मेरी पहचान के अब कोई मायने ही नहीं थे। मैंने सच में कबीर की कंपनी में रिजाइन कर दिया था, पर पैसों की दिक्कत की वजह से मैं रिजाइन कर नहीं पाई। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपकी निजी ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं करूँगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कबीर के शादी के बाद मैं आपसे या आपके परिवार से ना मिलूँ। हाँ, आपके भाई के हॉस्पिटल मेरा जाना कई बार होता है, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से आपके परिवार से निश्चित दूरी बना कर रखूँगी। अर्जुन ने अग्रिमा की पूरी बात सुनी और उसके कहे हर शब्द में उसे सच्चाई नज़र आ रही थी और साथ ही नज़र आ रहा था अग्रिमा का खुद के प्रति समर्पण। दिल तो कह रहा था कि इस सामने खड़ी लड़की को अपने सीने से लगाकर उसके बेचैन दिल के साथ साथ खुद को भी करार दे दे, भूल जाए दुनिया, परिवार, बदला सब कुछ और अपनी सनशाइन के साथ कहीं दूर चला जाए, उसे अपने प्यार का एहसास करवाए। लेकिन इन सब से पहले उसके माथे पर अपने होठ रखकर सबके सामने ये ऐलान कर दे कि सनशाइन उसकी है। जहां अर्जुन अग्रिमा के मुंह से सुनना चाहता था कि उसे अर्जुन की शादी की खबर अच्छी नहीं लग रही है, वहीं अग्रिमा उसे बता रही थी कि उसके लिए कौन लड़की बेटर हो सकती है। और क्या इसे लगता है कि मैं नितिशा से प्यार? अर्जुन का दिमाग ये सब सुनकर खराब हो रहा था। वैसे भी उसने नितिशा से शादी का फैसला सिर्फ अपनी बुआ की वजह से लिया था। जब उसने अग्रिमा और बाकी सबके सामने ये बात कही थी तो उसका अंतर्मन कहीं न कहीं ये चाहता था कि अग्रिमा उसके फैसले का विरोध करे और अपना हक जताए। लेकिन ये लड़की कभी भी अपने हक के लिए लड़ ही नहीं रही है, ना पंचायत वाले दिन और ना ही आज। और कहते हैं ना, भगवान भी उसकी ही मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। अर्जुन ने जब अग्रिमा को चिढ़न से घूरते हुए सिर्फ इतना ही कहा, यू आर अनबिलीवेबल। अग्रिमा ने असमंजस से अर्जुन की तरफ देखा तो वो उसे टोंट मारते हुए बोला, रहने दो,
मुझे तुम्हें समझ नहीं आएगा। अर्जुन ये बोलकर चल गया और अग्रिमा उसकी बात का मतलब सोचते वहीं खड़ी रह गई। एक तरफ खड़ी नितिशा ने अर्जुन को जब अग्रिमा से बात करते देखा तो तन से उसके तन बदन में आग लगी हुई थी, पर अर्जुन के सामने वो ना कुछ कह पा रही थी और ना कुछ कर पा रही थी। कबीर और प्रेरणा जब गार्डन में आ गए थे तो उनके परिवार के लोग उन्हें हल्दी लगा रहे थे। अग्रिमा को मीटिंग के लिए जाना था तो वो भी उन दोनों के पास गई और दोनों को थोड़ी थोड़ी हल्दी लगाकर उन्हें आने वाले जीवन की शुभकामनाएं दी। प्रेरणा ने उसे वापस हल्दी लगानी चाहिए, पर अग्रिमा ने प्यार से मना करते हुए कहा, प्लीज तुम्हें पता है ना मैं ये सब। आनंदी जी ने अब अग्रिमा का ध्यान अपनी तरफ ना पाकर उसे ध्यान से देखा तो सुंदरता और सादगी में उसका कोई सानी नहीं था। आनंदी जी का ध्यान सहसा ही एक तरफ खड़ी नितिशा की तरफ चला गया। वो भी बेशक काफ़ी सुंदर थी और साथ ही उसके पहनावे में आधुनिकता झलक रही थी, लेकिन फिर भी उसमें अग्रिमा जैसा आकर्षण नहीं था। अर्जुन उनके पास आकर खड़ा हुआ तो वो हल्के से मुस्कुरा दी। अथर्व भी साथ ही वहाँ आ गया था। तीनों का ही ध्यान अग्रिमा पर जा टिका था, जो प्रेरणा को खुद पर हल्दी लगाने से मना कर रही थी। अग्रिमा और प्रेरणा की एक दोस्त ने आकर अग्रिमा से कहा, अग्रिमा ये तो गलत बात है ना, तुमने मेरी शादी में भी ना हल्दी लगवाई और ना ही मेरी मेहंदी लगवाई थी और अब भी तुम मना कर रही हो। अग्रिमा ने प्यार से प्रेरणा को समझाते हुए कहा, प्रेरणा तुम्हें पता है ना मैं बिना किसी कारण किसी बात से मना नहीं करती और अगर कर रही हूँ तो प्लीज़ समझो। अग्रिमा की बातों में संजीदगी को महसूस कर प्रेरणा और उसकी दोस्त में अब कोई जिद नहीं की। वो सब इस बात से बेखबर थे कि अर्जुन, अथर्व और आनंदी जी ने ये सब सुन लिया था। अर्जुन और अथर्व को इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि दोनों ही हल्दी और मेहंदी की रस्मों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, पर आनंदी जी उन्हें अग्रिमा का यूँ शगुन की चीज़ों से दूर भागना कुछ अजीब लग रहा था। अपनी मॉम के चेहरे पर आई कुछ उलझनों को देखते हुए अर्जुन ने उनसे पूछा, मॉम क्या हुआ? आनंदी जी ने एक बार को तो मुस्कुराकर गर्दन हिलाते हुए बात टालने की कोशिश की, पर अर्जुन और अथर्व के जिद्दी से भावों को देखकर उन्होंने कहा, ये लड़की कुछ अजीब ही है। अर्जुन के भवे कन्फ्यूजन से आपस में जुड़ गए। उसे अपनी मॉम की बात का मतलब समझ नहीं आया था, ना अथर्व को भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो उसने स्पष्ट से अपनी मॉम से उनकी बात का मतलब पूछ लिया, जिस पर आनंदी जी ने अग्रिमा की ओर देखते हुए, चाहे जैसी भी हो पर अर्जुन और उस लड़की की शादी हो चुकी है और ये तो उस शादी को मानती भी है, पर फिर भी इसने सुहागनों जैसा कोई श्रृंगार नहीं किया, यहाँ तक कि सिंदूर या मंगलसूत्र भी नहीं, और इसने हल्दी और मेहंदी लगाने से भी मना कर दिया है, जबकि ऐसी शगुन की चीज़ों से मना करना एक शादीशुदा लड़की के लिए अपशगुन जैसा ही है। शायद आनंदी जी को एक औरत होने के नाते ये सब नहीं आया कि उसके बेटे की पत्नी, बेशक वो अनचाही हो, बेशक उनका बेटा इस शादी को न मानता हो, लेकिन फिर भी है तो वो उसकी पत्नी ही, और वो इस तरह सुनी मांग सुने गले के साथ उन्हें ये अपने बेटे के लिए अपशगुन लगते लगा था। अर्जुन और अथर्व को उनकी बात कुछ खास पसंद नहीं आई, पर अपनी मॉम को उन्होंने ऐसी बातें करते हुए पहले कम ही देखा था, तो दोनों ही अभी चुप थे और अपनी मॉम के अगली बात का इंतजार कर रहे थे। अग्रिमा अब वहाँ सिर्फ कबीर और प्रेरणा के साथ थी। उसकी दोस्त जब वहाँ से जा चुकी थी। अर्जुन और अथर्व अपनी मॉम के साथ एक तरफ खड़े थे, जहाँ कबीर और प्रेरणा के साथ साथ अग्रिमा का ध्यान भी नहीं था। कबीर ने अपने हाथों की हल्दी को हल्का सा साफ करते हुए अग्रिमा से पूछा, अग्रिमा क्या तेरा ये सब न करना, ये हल्दी न लगाना और मेहंदी, क्या ये सब अर्जुन की वजह से? अग्रिमा ने कबीर की बात सुनते ही बिना एक पल गवाए जवाब दिया, नहीं, किसी की वजह से नहीं, बस ये मान ले कि ये मेरी अपनी मर्जी से है। प्रेरणा ने भी अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पूछा, पर तू ये शगुन परंपराएं रीति रिवाज सब मानती है तो फिर ये सब मना करना तो ठीक नहीं है। तूने ही मुझे समझाया था कि मेरी लड़की को सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कपड़ा का, खुद के सजने संवरने का, तो हल्दी और मेहंदी लगाना तो अच्छा शगुन होता है और पति के लिए भी अच्छा होता है, तो फिर तू ये सब क्यों नहीं करती? सिंदूर
सिंदूर क्यों नहीं लगाती? अग्रिमा ने कबीर को देखकर हल्का सा हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कबीर तुम्हारी आधी लाइफ तो इसके सवालों के जवाब देने में ही चली जाएगी। उसकी इस बात पर जहाँ कबीर भी हंसने लगा तो वहीं प्रेरणा ने मुंह बना लिया और कहा, टॉपिक बदलकर जवाब देने से बच नहीं जाएगी, समझी ना? अग्रिमा ने कबीर और प्रेरणा की तरफ देखकर एक गहरी सांस लेकर कहा, हाँ ये सब अच्छे शगुन की रस्में हैं, पर एक्चुअली मैं भी एक इंसान ही हूँ प्रेरणा। मैंने बचपन से समझौते करना सीख लिया, तो क्या मैं इंसान नहीं रही? मेरी कोई ख्वाहिश नहीं रही। शादीशुदा होने के बावजूद भी मैंने किसी साज श्रृंगार को नहीं अपनाया, क्योंकि वो सब पति के नाम का होता है और पति ने अपना नाम मुझे दिया ही नहीं। तो मैंने अगर सिंदूर भी लगा भी लिया तो दुनिया को उस सिंदूर के लिए एक नाम भी तो बताना पड़ेगा, जिसकी इजाज़त मुझे नहीं है, क्योंकि वो इंसान उस शादी को नहीं मानता, और जो शादी को नहीं मानता उसके नाम का सिंदूर वो तो बेमतलब ही होगा ना। और रही बात हल्दी और मेहंदी की, तो इसे मेरी जिद समझ लो या ख्वाहिश। एक नॉर्मल लड़की की तरह मैं भी पहली बार ये रस्म अपने पार्टनर के साथ करना चाहती हूँ, और वो शायद इस जन्म में तो हो नहीं सकता। तो बस मेरी बहुत कम ख्वाहिशों में से एक ये ख्वाहिश भी है कि अगर कभी मुझे हल्दी और मेहंदी लगेगी तो उसके साथ और उनके साथ से ही लगेगी, हाथ से ही लगेगी, नहीं तो कभी नहीं लगेगी। आनंदी जी ने अग्रिमा के हर शब्द में जो दर्द और बेबसी महसूस की, उसकी इंतहा वो सोच भी नहीं पा रही थी। अथर्व भी अग्रिमा के बारे में ही सोच रहा था, और अर्जुन को वो इस वक्त क्या फील कर रहा था बस वही जानता था। उसने खुद को कमजोर दिखने से बचने के लिए अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली। उसने खुद को इस कदर कमजोर कभी नहीं पाया था। उन तीनों का ध्यान एक बार फिर कबीर की आवाज़ से वापस वहीं चला गया। कबीर अग्रिमा से कह रहा था, अग्रिमा आई डोंट नो कि मुझे ये सब कहना चाहिए या नहीं, पर फिर भी जब मन में आया है तो बोल ही देता हूँ। वैसे तो शायद तेरी बात ठीक है कि ये सब इस जन्म में होने वाला नहीं होने वाला, क्योंकि अर्जुन और तेरे बीच शायद सब कभी ठीक ना हो, या ये कह ले कि वो होने नहीं देगा। पर अगर भगवान ने मेरी सुन ली भी तो तुम दोनों किसी तरह साथ आ भी गए तो भी ये सब नहीं होने वाला, क्योंकि अर्जुन और ये रस्में हल्दी मेहंदी, नो वे ही विल नॉट डू ऑल दिस। ये प्रपोज करना, पैम्पर करना, गिफ्ट देना, चीज़ें बातें करना, ये सब उसे बिल्कुल पसंद नहीं। एंड यू आर ड्रीमिंग अबाउट हल्दी एंड मेहंदी, दिस इज टू मच। तो प्लीज हो सके तो अपनी ख्वाहिश बदल ले। अग्रिमा ने हंसकर कबीर से कहा, ये तो वही बात हो गई कबीर, गांव भसा नहीं और लुटेरे पहले ही आ गए। ना हम कभी साथ हो सकते हैं और ना ही वो कभी ये सब करेंगे, तो ख्वाहिशों को बदलने की जहमत भी क्यों उठानी? जो जैसा चल रहा है चलने देते हैं। ये ख्वाहिशें दिल में लेकर ही मरूंगी तो शायद भगवान को मुझ पर तरस आ जाए और वो किसी और जन्म में इन्हें पूरा होने का मौका दे दे। अग्रिमा की बात सुनकर अर्जुन की मुट्ठियां और भी जोर से भीज गई। अथर्व की आंखें हल्की सी बड़ी हो गई और आनंदी जी को अब अपने बेटे की किस्मत पर रोना आ रहा था कि उनके बेटे की किस्मत में हीरे जैसे दिल वाली लड़की नहीं है। उन्होंने अथर्व की तरफ देखा तो अथर्व बिना कुछ कहे ही उनकी आंखों की भाषा समझ गया। उनकी मॉम कहना चाहती थी कि अर्जुन के लिए इससे अच्छी लड़की हो ही नहीं सकती थी। उसने अपनी मॉम की पलकें झपकाकर शांत रहने को कहा। कबीर और प्रेरणा से भी अग्रिमा के मरने की बात बर्दाश्त नहीं हुई, तो दोनों ने साथ में कहा, शट अप अग्रिमा। अग्रिमा ने शादी की रस्मों के बीच में उन दोनों के मूड को खराब करने के लिए सॉरी बोला और फिर उनका मूड ठीक करने के लिए उन्हें कुछ सुनाने लगी। 7 समंदर पार भी उड़कर पहुंच जाए कमबख्त, कोई हिचकी दिलाए तो सही, उदासी पर उसकी अपना जहान लुटा दे कमबख्त, कोई देख मुस्कुराए तो सही, सारी रात उसे सपनों में जगाते रहे कमबख्त, एक बार सपनों में आए तो सही, आसमान को चांद तारों में खाली कर दे कमबख्त, एक बार अपनी पसंद बताए तो सही, प्यार की लगा दे झड़ी उसकी ज़िंदगी में कमबख्त, वो हार जताए तो सही। अर्जुन से अब वहाँ रुका नहीं गया और वो कुछ और दोस्तों के पास चला गया। अथर्व और उसकी मॉम ने आगे आकर कबीर और प्रेरणा को हल्दी लगाई और आनंदी जी ने उन्हें भर भर कर आशीर्वाद दिया।